नमस्कार दोस्तों। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस चौंकाने वाली जांच की जिसने मध्य पूर्व में इजराइल की सैन्य गतिविधियों को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नई जांच के अनुसार गजा, दक्षिणी लेबनान और दक्षिणी सीरिया में इजरायली सेना ने जितने क्षेत्र पर वास्तविक कंट्रोल स्थापित किया हुआ है वह आधिकारिक नक्शों में दिखाए गए क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है। रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया है कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध के बाद इजराइल ने लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना प्रभाव और सैन्य मौजूदगी स्थापित कर ली है। ये क्षेत्रफल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से भी बड़ा बताया जा रहा है और यह इजराइल के कुल भूभाग का लगभग 5% हिस्सा माना जा रहा है। जांच में कहा यह गया है कि आधिकारिक घोषणाओं और जमीन पर वास्तविक सैन्य गतिविधियों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। गाजा पट्टी में अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल ने जिस तथाकथित येलो लाइन को अपनी कंट्रोल सीमा बताया था, वास्तविक स्थिति उससे काफ़ी अलग पाई गई है। उपग्रह चित्रों और भौगोलिक आंकड़ों के जानकारों में सामने आया है कि कई स्थानों पर इजरायली कंट्रोल घोषित सीमाओं से आगे फैल चुका है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र को और आगे बढ़ाया है और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की गतिविधियां भी देखी गई हैं। रिपोर्ट्स में शुजाइजा जैसे इलाकों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जहां घोषित सैन्य क्षेत्र से बाहर भी इमारतों को नष्ट किए जाने के संकेत मिले हैं। इसी प्रकार दक्षिणी लेबनान में अप्रैल 2026 के युद्ध विराम के बाद घोषित बफर जोन और वास्तविक सैन्य गतिविधियों के बीच भी अंतर देखा गया है। उपग्रह तस्वीरों में ऐसे कस्बों में भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रमाण मिले हैं जो आधिकारिक कंट्रोल क्षेत्र के बाहर बताए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रणनीति केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों से भी जुड़ी हुई है। इजरायली हम मामलों के जानकार अहाब जाबरीन ने इसे योजनाबद्ध भ्रम और रणनीतिक छल की नीति बताया है। उनके अनुसार राजनीतिक नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों और सहयोगी देशों को एक सीमित कंट्रोल क्षेत्र दिखा रहा है, जबकि सेना जमीन पर अपनी उपस्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। उनका कहना है कि इस तरह इजराइल औपचारिक कस्बे की घोषणा किए बिना कब्जे जैसे परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजराइल की ये क्षेत्रीय विस्तार नीति उसके घोषित युद्ध लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल न कर पाने की स्थिति से भी जुड़ी हुई है। इजरायली राजनीति के जानकार मुअद्दद मुस्तफ़ा का मानना है कि जब निर्णायक सैन्य जीत हासिल नहीं हो पाती तो भूभाग पर नियंत्रण बढ़ाना एक वैकल्पिक रणनीति बन जाता है। उनके अनुसार गाजा में बड़ी मात्रा में आबादी वाले क्षेत्रों को धीरे धीरे सुरक्षा क्षेत्र में बदलने की योजना पर काम किया जा रहा है और अंतिम लक्ष्य गाजा के लगभग 70% हिस्से पर कंट्रोल स्थापित करना हो सकता है। राजनीतिक शोधकर्ता मामून अबू आमिर का कहना है कि इस नीति के 4 प्रमुख आयाम हैं, जिनमें सुरक्षा, राजनीति, विचारधारा और मनोविज्ञान शामिल है। उनके अनुसार अरब क्षेत्रों पर कंट्रोल बनाए रखना इजराइल को राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर देता है और साथ ही घरेलू जनता को यह संदेश भी दे रहा है कि देश अभी भी मजबूत स्थिति में है। उनका मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इजरायली समाज में जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी उसे दूर करने के लिए भी इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। जानकारों का मानना है कि जब सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि हमास पूरी तरह समाप्त हो गया है या हिजबुल्ला पूरी तरह निष्कर्ष हो चुका है अथवा ईरान से खतरा स्थायी रूप से खत्म हो गया, तब भूभाग पर कंट्रोल को ही जीत की भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जहां निर्णायक सैन्य सफलता का दावा करना मुश्किल हो, वहां नक्शे पर बढ़ता नियंत्रण राजनीतिक संदेश का माध्यम बन जाता है। जांच में दक्षिणी सीरिया की स्थिति को भी विशेष महत्व दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ कोई आधिकारिक येलो लाइन मौजूद नहीं है, लेकिन जमीन पर इजराइल ने 1974 के युद्ध विराम रेखा से आगे कई स्थायी सैन्य चौकियां स्थापित कर ली हैं। बताया यह गया है कि माउंट हार्मोन से लेकर यरमुक नदी तक फैले क्षेत्र में लगभग 235 वर्ग किलोमीटर का वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र विकसित हो चुका है। इसके अलावा दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 के बीच सीरिया क्षेत्र में 800 से अधिक इजरायली सैन्य घुसपैठ की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से कई अभियान सीरिया के अंदर लगभग 63 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। जानकारों का कहना है कि सीरिया में ये एक कदम एक कम शोर वाला कब्जा है, क्योंकि यहाँ बड़े राजनीतिक दावे नहीं किए जाते हैं और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत कम ध्यान आकर्षित होता है।
जानकारों का मानना है कि इजराइल भविष्य के किसी भी क्षेत्रीय समझौते से पहले अपने लिए अनुकूल सुरक्षा वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई जानकार इस पूरी रणनीति की दीर्घकालीन सफलता पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े क्षेत्र पर लगातार सैन्य कंट्रोल बनाए रखना आसान नहीं होगा। इसके लिए सैनिकों, टैंकों, रसद, ईंधन, चिकित्सा सहायता, इंजीनियरिंग संसाधनों और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। इतिहास भी बताता है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा पहले बनाए गए सुरक्षा क्षेत्र का अंत वर्ष 2000 में वापसी के साथ हुआ था। आलोचकों का कहना है कि यदि किसी देश को 1000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र पर कंट्रोल बनाए रखना है तो उसे लगातार भारी आर्थिक और सैन्य लागत भी उठानी पड़ती है। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि बफर जोन बनाकर सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश वास्तव में 3 अलग-अलग शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों के साथ स्थायी टकराव को जन्म दे सकती है। उनका मानना है कि इससे अल्पकालिक सुरक्षा लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये निरंतर तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कमजोर प्रतिक्रिया ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आलोचकों का तर्क है कि यदि अधिक कठोर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता तो इस प्रकार के क्षेत्रीय विस्तार को सीमित किया जा सकता था। कुल मिलाकर ये जांच मध्य पूर्व में बदलते भू राजनीतिक नक्शे की एक महत्वपूर्ण तस्वीर पेश कर रही है। गाजा, लेबनान और सीरिया में बढ़ती सैन्य मौजूदगी केवल सुरक्षा का पक्ष नहीं, प्रश्न नहीं, बल्कि राजनीति, रणनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा विषय बन चुकी है। आने वाले महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये विस्तार स्थायी रूप लेता है या फिर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण इसमें कोई बदलाव आता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व का भूगोल और रणनीति राजनीति दोनों एक नए दौर से गुजर रहे हैं और इसके प्रभाव पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं।